तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते शायद आपकी उत्तराखंड की ही क्लास चलेगी, न्यू टॉपिक नहीं बना पाया मैं, और आपको मैंने इसका कॉज भी बताया था। थोड़ा सा जुकाम वगैरह होने की वजह से, गले में खराश होने की वजह से फिर उतनी एनर्जी नहीं आ पाती कि न्यू टॉपिक प्रिपेयर करके उसको फिर उसी जोश के साथ पढ़ाया जा सके, तो वो नहीं हो पाता। परीक्षावाणी थोड़ी सी आसान रहती है आप लोगों के लिए पढ़ाने में, और क्लास आपकी स्किप ना हो, क्योंकि एक नई क्लास तो मैं इसको भी देता ही, तो वहाँ हम लोग नेक्स्ट वीक उस चीज़ को कवर कर लेंगे। 2-3 दिन 3-4 दिन जब तक मैं कंप्लीटली सही नहीं हो जाता, आप लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस हफ्ते आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास भी आएगी, और वो जो क्लास है आपकी उत्तराखंड की वन रिपोर्ट जो भारत की आई है, फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है, वन एरिया वगैरह कितना है, वो 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है, और उस पर मैं काम करूंगा और उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिर आपका जो पुराना डेटा है या जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप लोग अपने स्तर से अपडेट कर लेना है, ठीक है। वो मैं आपको क्लास दूंगा, कोशिश करूंगा कि सैटरडे को आपको वो टॉपिक दे दिया जाए, और वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप उत्तराखंड की तैयारी करते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट फिर नेक्स्ट 2023 की आएगी और 2024 में पब्लिश होगी। तो 2024 के स्टार्टिंग तक जितने भी एग्जाम आपके होंगे, वो सभी एग्जामों के लिए वही रिपोर्ट आपकी काम आनी है। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्दी वो टॉपिक आपको कवर करा दिया जाए, आपको समझा दिया जाए। और जो क्लास आपकी रेगुलर वाली नहीं आ पा रही, यानी भूगोल की क्लास, हिंदी की क्लास, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग सब्र करना, थोड़ा मैं सही हो जाऊं कंप्लीटली, उसके बाद मैं आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ से आज, तो फिर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। हम लोगों ने कल बच्चों देखा था कहाँ तक, कत्यूरी शासन तक। अब उसके आगे जो आता है कुमाऊं में मध्यकाल आता है, यानी आप लोग परीक्षावाणी में चैप्टर जो निकाल रहे थे 3rd नंबर का चैप्टर, उसमें देखिए जब मिडिल पीरियड था यानी मध्यकाल था, आप लोग पेज नंबर 93, 92 जो भी आपकी कॉपी बुक में है वो देख लेना। तो मध्यकाल में हम कहाँ से शुरू करेंगे? कुमाऊं के चंद राजवंश से। हालांकि ये सारे टॉपिक मैंने आपको उत्तराखंड इतिहास के अंदर पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग इनको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उत्तराखंड इतिहास की वीडियो देख लेना, और अगर आपको परीक्षावाणी के आधार पर तैयार करना है तो आप लोग यहाँ इसको देख लेना। देखिए कुमाऊं में चंद राजवंश, यानी हम लोगों ने कौन सा देखना है? चंद राजवंश। तो आपको ये पता होना चाहिए चंद लोगों ने कहाँ शासन किया था? कुमाऊं में, ठीक है। और गढ़वाल में पवार राजवंश ने किया था। और जो कुमाऊं में चंद आए थे वो किसके बाद आए थे? कभी ये भी ध्यान रखना, कत्यूरी के बाद। यानी कत्यूरी जब शासन कर रहे थे, कत्यूरी की जब सत्ता खत्म हुई, इसके बाद यहाँ पे कुमाऊं में किसने शासन किया? चंद। तो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि चंद राजवंश की जो उत्पत्ति हुई, उद्भव हुआ, उससे पहले कुमाऊं में कौन शासन करता था? तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इससे पहले यहाँ पर कत्यूरी शासन करते थे, ठीक है। कत्यूरी शासन के बाद सोमचंद के द्वारा इतने के मध्य चंद्रवंश की स्थापना की गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन, चंद्रवंश की स्थापना किसने किया? संस्थापक कौन था? सोमचंद। कई किताबों में थोहर चंद भी दिखेगा आपको, लेकिन आपके दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं। मैक्सिमम आपके आयोग भी आंसर सोमचंद ही देते हैं। बाई चांस अगर कहीं सोमचंद नहीं दिया तो आपका ऑप्शन ही नहीं होगा सोमचंद, उस समय थोहर चंद आपका इसका क्या होगा? ऑप्शन में होगा, ठीक है। यानी इसने इसकी क्या की थी? स्थापना। तो चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने। अगर नहीं आएगा तो थोहर चंद आएगा ऑप्शन में, ठीक है। सोमचंद के बाद आत्मचंद गद्दी पे बैठा। आत्मचंद के बाद ये इसने पूरा क्रम दिया हुआ है, यानी आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद, ससरादन चंद, सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है। आपको कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम पता होना चाहिए और उसका क्रम पता होना चाहिए। अभी बीच की जो पूर्णचंद, आत्मचंद ऐसे नहीं आते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए जैसे सोमचंद कब था, उसके बाद रुद्रचंद का टाइम पीरियड क्या था, बालो कल्याण चंद का टाइम पीरियड क्या था, ज्ञान चंद का समय क्या था, वीणा चंद का क्या था, लक्ष्मी चंद का क्या था, प्रदीप चंद का क्या था, या इस प्रकार के महेंद्र चंद जो इंपोर्टेंट चंद शासक थे, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है चंद्रवंश की, वहां आप लोग उसको चेक कर लेना। उसमें से अगर आपको इसमें समझ रहे हैं तो आपको हाईलाइट करवा देता हूं, अपनी किताब निकालिए, ठीक है। सोमचंद के बाद सेकंड हाईलाइट कीजिए आत्मचंद, और आत्मचंद के बाद सीधे हाईलाइट कीजिए इंद्रचंद। इंद्रचंद के बाद सीधा हाईलाइट कीजिए वीणाचंद। वीणाचंद के बाद सीधे हाईलाइट कीजिए थोहरचंद। थोहरचंद के बाद कीजिए त्रिलोकचंद। उसके बाद सीधे आप लोग आ जाइए नीचे ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के बाद आप सीधे कीजिए, इसके नीचे आता है आपका भारती चंद, ठीक है। भारती के बाद रत्नचंद आएगा, फिर कीर्तिचंद, फिर उसके बाद आप सीधे आइए कल्याण चंद, फिर आइए आप भीष्मचंद, फिर आइए आप रुद्रचंद, उसके बाद आइए आप बालो कल्याण चंद, उसके बाद फिर आप लोग लक्ष्मी चंद, उसके बाद सीधे बाज बहादुर चंद, उसके बाद उद्योग चंद, उसके बाद ज्ञान चंद, उसके बाद जगत चंद, उसके बाद देवी चंद, ठीक है। उसके बाद कल्याण चंद नेक्स्ट वाला, उसके बाद महेंद्र चंद। इन नामों को याद करने का मतलब ये एक सीरीज पता होनी चाहिए कि हाँ इसके बाद बीच के खा जाइए, स्किप कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं
ही कहीं से आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए, उनका जो क्रम है, उनकी जो सीरीज है, उतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रारंभ में इस राज्य में केवल राजधानी चंपावत के आसपास थी का क्षेत्र था। बाद में चंद शासकों ने वर्तमान नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नेपाल में भी कुछ हिस्सों को अपने राज्य के अधीन मिला लिया। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चंपावत। ये पता होनी चाहिए कि चंद्रवंश की प्रारंभिक क्या थी? ये राजधानी थी। और बाद में इनकी राजधानी कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, चंद्रवंश ने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ शिफ्ट की थी? अल्मोड़ा। ठीक है, ये क्या कर दी थी? शिफ्ट कर दी थी। ये आपको पता होना चाहिए कि पहली राजधानी चंपावत, बाद में कहाँ शिफ्ट की थी? अल्मोड़ा में। ठीक है, इंद्रचंद्र ने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू किया था। एक बार आया था कहीं ये क्वेश्चन, चंद्रवंश का कौन सा शासक था जिसने रेशमी वस्त्र या रेशम के संबंध में उत्पादन शुरू किया था? उसका नाम था इंद्रचंद्र। ये क्यों जाना जाता है? रेशम के संबंध में। ठीक है, रेशमी वस्तुओं का या रेशम का उत्पादन तो ये इंद्रचंद्र ने किया था। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना। सन 1191 के बाद नेपाल के चल्ल नामांत राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया। इस अधीनता से मुक्ति चंद शासक भारती चंद ने नेपाल पर आक्रमण कर दिलाई। यह पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब चंद लोग यहाँ पर रूल करते थे, सोमचंद वगैरह, इन लोगों ने जब स्टार्टिंग के राजा आए थे, बाद में जो चल्ल नामांत यानी जिसके नाम के एंड में चल, अशोक चल, ये चल, वो चल, तो ये इन लोगों ने क्या किया था कि चंद राजा जो थे, जहां चंद लोग शासन कर रहे थे, उसको कब्जे में ले लिया। तो उसको कब्जे में लेने के बाद एक शासक, चंद शासक आया, उसका नाम अपने आप में था क्या? पहला शासक भारती चंद, जिसने चंदों को किससे मुक्ति दिलाई? नेपाल पर आक्रमण करके किससे मुक्ति दिलाई? जो नेपाल के राजा थे जिसका नाम चल यानी डोटी राजाओं से मुक्ति दिलाई, और पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन फॉर्म पे लिखो या वैसे पढ़ो, किस चंद शासक ने चंदों को नेपाली शासकों से मुक्ति दिलाई? तो भारती चंद था। ठीक है, और पहला चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया, नेपाल पर अटैक, नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक जो था अपने आप में भारती चंद था। और पहला शासक जिसने नेपाली मतलब चंदों को नेपाल से मुक्ति दिलाने वाला, चंद को डोटी कहो या नेपाली कहो, ठीक है, नेपाली शासकों से, नेपाल से मुक्ति दिलाने वाला, नेपाल से स्वतंत्र करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला शासक कौन था? अपने आप में भारती चंद था। और यही पहला शासक था जिसने नेपाल पर अपने आप में आक्रमण किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद ज्ञानचंद वह पहला चंद राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया। सुल्तान ने इसे गरुड़ उपाधि दी और वह गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि जो ज्ञानचंद था वो किसके दरबार में गया था? फिरोज शाह तुगलक। यानी दिल्ली मेन मतलब पार्ट हुआ करता था जहां से पूरे देश में अधिकांश उत्तर भारत के जो मतलब रूलर थे, उन्हीं के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमते थे, उन्हीं के कहीं ना कहीं अंडर आते थे। कई लोग स्वतंत्र भी थे, लेकिन पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया, ज्ञानचंद था। इसको नाम याद रखना, पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में फिरोज शाह तुगलक के पास से मिलने गया, ज्ञानचंद था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह, ये बहुत आता है पेपर में। पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया था, वो कौन था? अपने आप में ज्ञानचंद था। और इसी फिरोज शाह तुगलक ने इसको किसकी उपाधि दी? गरुड़ की उपाधि थी। तो गरुड़ की उपाधि धारण करने वाला गरुड़ ज्ञानचंद नाम कहलाया। तो ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना कि पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया, वो गरुड़ ज्ञानचंद था। बालो कल्याण चंद ने मणकोटी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। यानी बालो कल्याण चंद, भीष्म चंद के समय शिफ्टिंग की शुरुआत हुई और बालो कल्याण चंद ने उसको शिफ्ट कर दिया। तो हमेशा याद रखना, जो अल्मोड़ा राजधानी आया था, कौन लाया था? बालो कल्याण चंद। ठीक है, बालो कल्याण चंद के समय से ये राजधानी क्या बनाई? अल्मोड़ा आई। इससे पहले इस पे जो प्रयास किया था भीष्मचंद ने। ठीक है, यानी भीष्मचंद ने शिफ्टिंग का पूरा प्लान बनाया था और उसको आपने पढ़ाया भी था मैंने इसको डिटेल से कि इसको कहीं हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ये राजधानी को अपने आप में कहाँ ले आया? बालो कल्याण चंद, अल्मोड़ा। ये क्वेश्चन आता है 1563 के ईस्वी के आसपास। ठीक है, यानी 1563-64 के आसपास कहीं ना कहीं ये राजधानी कहाँ शिफ्ट की गई थी? अल्मोड़ा में शिफ्ट की गई थी। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा। अगला, रुद्रचंद अकबर का समकालीन चंद राजा था। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना इसी ने की। अल्मोड़ा का मल्ला महल भी इसी ने बनाया। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कौन सा चंद शासक अकबर का समकालीन था? अकबर मतलब मुगल राजा, जो कि बहुत ज्यादा फेमस राजा, मतलब बहुत पूरे इंडिया में उसकी क्या करते थे, उसके लगभग अधिकांश भागों में उसने शासन किया। तो अकबर जो है महान मुगल राजाओं में से एक था। तो उसका समकालीन का मतलब उसके टाइम पीरियड में, जैसे वो दिल्ली में अगर रूल कर रहा था, तो यहाँ पर चंद राजा कौन था? रुद्रचंद। तो ये क्वेश्चन आता है, अकबर का समकालीन चंद शासक कौन था? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अकबर का समकालीन कौन था? अकबर का
समकालीन चंद्र शासक कौन था? इसका नाम है रुद्रचंद। ये क्वेश्चन बहुत आता है। और इसी रुद्रचंद ने किसकी स्थापना की थी? रुद्रपुर नामक शहर इसी ने बसाया था, रुद्रपुर। और अल्मोड़ा का मल्ला महल का किला, इसके अनुसार परीक्षावाणी, ठीक है, मल्ला महल का किला किसने बनाया था? मल्ला महल किला किसने बनाया था? अपने आप अल्मोड़ा का रुद्रचंद ने, ठीक है। इस परीक्षावाणी के अनुसार अब आपके उसमें पता नहीं क्या दिया हुआ है। लक्ष्मीचंद नामक चंद राजा ने बंदोबस्त कार्यालय, न्योवाली व बिस्टाली कचहरियां खुलवाई, राज्य कर्मचारियों की श्रेणियां बनवाई था, अनेक प्रकार की करों का सृजन किया, इसने बड़े बड़े बगीचे लगवाए और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। तो ये जो क्वेश्चन आता है ऊपर लिखा है न्योवाली व बिस्टालियां क्या थी चंद्र शासन में? एक प्रकार की कचहरी थी, एक प्रकार की क्या थी? न्याय व्यवस्थाएं थी, जो वहां पे न्याय का काम होता था। एक जगह सैनिकों से संबंधित था, एक जगह नॉर्मल लोगों से संबंधित था, वो छोड़ दीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे पता करना है कि न्योवाली व बिस्टाली क्या था? न्योवाली प्लस बिस्टाली, ठीक है, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि न्योवाली और बिस्टाली क्या था? अपने आप में कचहरियां थी। और ये जो कचहरियां थी ये किसके खुलवाई थी? लक्ष्मी चंद ने, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पता होना चाहिए कि चंद्र राज शासन में लक्ष्मी चंद ने ही ये न्योवाली और बिस्टाली खुलाई, और दोनों ही क्या थी? कचहरियां थी, ठीक है। कचहरी एक प्रकार की न्यायालय से संबंधित, न्याय से संबंधित कचहरियां थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है, ठीक है। तिरुमल चंद ने को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि दी। कभी कभी पूछा जा सकता है क्योंकि परीक्षावाणी में दिया है, तो इसको भी देख लो। तिरुमल चंद को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार की उपाधि थी, ठीक है। तिरुमल चंद को शाहजहां ने क्या कहा था? तिरुमल चंद को किसकी उपाधि दी गई थी? तिरुमल चंद को जो बाज बहादुर चंद, मतलब तिरुमल चंद को शाहजहां ने बहादुर व जमींदार, इसको क्या कहा था? बहादुर प्लस जमींदार, बहादुर प्लस जमींदार। और ये किसने कहा था इसको बहादुर प्लस जमींदार? शाहजहां ने, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना, शाहजहां ने किसको कहा था? शाहजहां ने बहादुर और जमींदार तिरुमल चंद को कहा था, ये देख लेना है, ठीक है। थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण बाज बहादुर चंद ने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से एक आकृति या कौन सा एक निर्माण जो है प्राचीन काल में या मध्यकाल में एलोरा के कैलाश मंदिरों के समान है? तो उसका आंसर होगा एक हथिया देवाल। माना जाता है कि उसका एक ही हाथ था, उसने मंदिर वगैरह बनाए, सब छोड़ दीजिए, कहानी है एक हथिया देवाल। तो जिसकी तुलना किससे की जाती है? एलोरा के कैलाश मंदिरों से, ठीक है। और ये जो बनाया गया था बाज बहादुर चंद के समय, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एक तो एक हथिया देवाल कहाँ है? क्या एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल, ये अपने आप में थल मतलब पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। ये कहाँ है? थल में। और ये किसके समय बना था? बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद के समय इसको क्या किया गया था? बनाया गया था। और ये बाज बहादुर चंद जो इसकी जो तुलना की जाती है एलोरा के कैलाश मंदिरों से की जाती है। एलोरा के कैलाश मंदिर, ये इसको ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, कि एलोरा के कैलाश मंदिरों से किसकी तुलना की जाती है? एक हथिया देवाल की। और इसको किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद ने, और चंद शासन में ही ये बना था। चंद राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक उद्योत चंद था। पहला अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन था? पहला भारती चंद था, उसके बाद उद्योत चंद ने क्या किया था? नेपाल पर आक्रमण। सेकंड लीडर था ये, सेकंड जिसने नेपाल पर क्या किया था? अटैक किया था, नेपाल पर। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कभी पहला ना पूछ के नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा शासक पूछ सकता है, उद्योत चंद। इसके बाद देखिए अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना ज्ञानचंद ने की थी, इसके अनुसार। यानी ज्ञानचंद जो शासक था, नंदा देवी मंदिर का निर्माण अल्मोड़ा में करने वाला ज्ञानचंद था, ठीक है। ये फैक्ट ऐसे ही याद करने पड़ेंगे बच्चों, इसमें मजबूरी है आपकी कि ये फैक्ट ही आते हैं यहाँ पे इस टाइप के। ज्ञानचंद ने क्या किया था? नंदा देवी का निर्माण कहाँ पर? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में क्या किया था? ज्ञानचंद ने नंदा देवी का निर्माण किया था। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहलाता कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जगत चंद शासन करने आया था उसका जो काल है, टाइम पीरियड है, क्योंकि ये फैक्ट है, कोई समझाऊंगा नहीं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। इसको कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं, इसका शासनकाल कुमाऊं का, गोल्डन एरा ऑफ कुमाऊं, ठीक है। स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है? जगत चंद का कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कल्याण चंद बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहल्ला महल बनवाया। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या पता, आप आते ही रहते हैं, उत्तराखंड के एग्जाम है, आपको पता है किसको क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की भी मजबूरी है कि आपको ऐसे फैक्टर रटने ही पड़ते हैं, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। और एक दो बार रटोगे तो वैसे आपने रटने में तो वैसे भी माहिर हो, रटना ही पसंद है आप लोगों को, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहते हैं, यानी इसने कुछ ऐसे काम किए होंगे कि इसकी तुलना जो की जाती है वो किससे की जाती है? मोहम्मद तुगलक से। किसको कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक, देवी चंद को,
देवी चंद को क्या कहता था, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक, किसका, कहाँ का, कुमाऊं का। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे ऊपर दिया है कल्याण चंद बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला महल बनाया था, ये भी देख लेना है, ठीक है। अब देखिए 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा महेंद्र चंद को हवलबाग में एक साधारण से युद्ध में पराजित कर समस्त कुमाऊं क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और चंद राजवंश का अंत हो गया। देखो चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था, महेंद्र चंद। महेंद्र चंद, चंद्रवंश का क्या था, अंतिम शासक, इसको ये याद रखना है। दूसरा, इसको जो चंद्रवंश आया, चंद्रवंश के बाद यहाँ किसने शासन किया कुमाऊं में, गोरखा लोगों ने, गोरखा का शासन, यानी चंद की समाप्ति के बाद कुमाऊं में किसका शासन शुरू हुआ, क्वेश्चन पूछेगा तो गोरखा शासन। और एक गोरखाओं ने चंद को कब पराजित किया, 1790 में। किसको पराजित किया, चंद क्या हुए इससे पराजित, चंद हार गए मतलब, ठीक है। यानी 1790 में क्या हुआ, फिर यहाँ पे कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित। इतने फैक्ट एक के साथ बनते हैं, कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित, ठीक है। गोरखा शासन की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। अब कुमाऊं में नेपाल के गोरखा शासक यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। चंद्र राजा रुद्रचंद ने त्रैमासिक धर्मनिर्णय, उषा रुद्र गोदया और राजा रूपचंद्र ने पक्षी आखेट कला पर शैक्षणिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की, ठीक है। इसकी तीन की तीन रचनाएं लिख लेना। रुद्रचंद्र ने क्या क्या किया, एक तो त्रिवैणिक धर्मनिर्णय किसका है, रुद्रचंद्र का, ये साथ ही लिखना है, ठीक है। क्या क्या लिखा हूं, त्रिवैणिक धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, एक तो ये किया रुद्रचंद्र ने, प्लस उषा रुद्र, ठीक है, उषा रुद्र गोदया, उषा रुद्र गोदया। और तीसरा है राजा रूपचंद्र ने पक्षी आखेट कला पर शैक्षणिक शास्त्र नामक ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी। तो ये दोनों ही किससे संबंधित है, रुद्रचंद्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, रुद्रचंद्र ने, ठीक है। इसके बाद क्या लिख रहे हैं, रूपचंद्र ने पक्षी आखेट कला पर शैक्षणिक शास्त्र की रचना की। रूपचंद्र है, रुद्रचंद्र, मुझे लग रहा है रुद्रचंद्र ही होना चाहिए, रूपचंद्र तो कोई दिख नहीं आता बीच में। आपकी बुक में जो दिया होगा इसको क्रॉस चेक कर लेना कि ये पक्षी आखेट पे किसका ग्रंथ है, शैक्षणिक ग्रंथ, ये किसका है, ठीक है। इस बुक में रूपचंद्र दे रहा है, आपके उसमें हो सकता है रुद्रचंद्र दे, देख लेना इसको, रूपचंद्र, ये देख लेना एक वाला, ठीक है। कल्याण चंद चतुर्थ के समय प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोयमन की रचना की थी। ये क्वेश्चन भी आपको देखना है कि कल्याण चंद्रोयम की रचना किसने की, कवि शिव ने, ठीक है। कल्याण चंद्रोयम, कल्याण चंद्रोदयम, ये किसने की थी, कवि शिव ने। इस पॉइंट को भी आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कवि शिव ने किसकी रचना की थी, कल्याण चंद्रोयम की रचना की। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था, जिसे सिक्कों, मोहरों और झंडू आदि पर अंकित किया गया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इनके राज्य चिन्ह गाय था, बैल था, इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए, बहुत मतलब लो लेवल के क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन पूछे। आप लोग नए बच्चे हैं तो दिमाग में रखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इनका राज्य चिन्ह गाय था। चंद राजा शिव उपासक थे, यानी शिव को पूजते थे, शिव भगवान की आराधना करते थे। उन्होंने देवी, शिव, सूर्य, गणेश और विष्णु के कई मंदिर बनाए। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर चंद्र ने ही बनवाया था, ठीक है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि शिव के उपासक थे, राज्य चिन्ह गाय थी। चंद राजाओं के शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई। इस समय संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए गए थे। यानी कहीं ना कहीं ये आपको ध्यान रखना है, जो पंचायत टाइप का सिस्टम है, यानी गांव में ग्राम प्रधान और मुखिया की नियुक्ति के साथ साथ भूमि निर्धारण का कार्य किसके समय हुआ था, चंदू के समय हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ग्राम प्रधान और मुखिया की नियुक्ति किसके समय हुई थी, ग्राम प्रधान प्लस मुखिया की नियुक्ति, साथ ही साथ चंद राजाओं के समय भूमि निर्धारण का कार्य। क्या दूसरा क्या लिखोगे, भूमि निर्धारण कार्य, भूमि निर्धारण कार्य किसके समय हुआ था, चंद लोगों के समय हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट आते हैं कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले। किले तो आपको सबके सब पढ़ने हैं, ठीक है। इसको आप लोग देखना कैसे करना है। देखिए कुमाऊं के प्रमुख किले दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, खगमरा किला कहाँ है, किसने बनवाया, लाल मंडी किला कहाँ है, किसने बनवाया, मल्ला महल किला कहाँ है, किसने बनवाया, राजबुंगा किला कहाँ है, किसने बनवाया, नेथना का किला कहाँ है, किसने बनवाया, और बाणासुर का किला कहाँ है, किसने बनाया, ये गोल्ला चौड़ का किला कहाँ है, किसने बनाया। कुछ चंपावत में होंगे, चंपावत वाले एक साथ लिख के उसके राजाओं के नाम लिख लेना।
तो अल्मोड़ा में कुछ होंगे, अल्मोड़ा वाले एक साथ लिख के उसके राजाओं के नाम लिखना, बाकी नहीं होंगे, क्योंकि चंदकालीन किले हैं और चंदू ने अल्मोड़ा और कहाँ शासन किया है, बेसिकली चंपावत से शासन किया, राजधानी इनकी वही थी। तो कुछ नहीं करना है, प्रमुख किले और वो किस जगह पे हैं और उसकी स्थापना किस चंद्र शासक ने की, इतना आप लोग देखना। मैं क्या बोलूं इसको बार बार बताइए, प्रमुख किलों के नाम लेते रहूंगा मैं खुद ही बेहोश हो जाऊंगा, तो खुद ही सोचिए आप लोग कि आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है गढ़वाल का पंवार वंश। जैसे अभी आपने कुमाऊं में चंद्र राजवंश का ये परीक्षावाणी में से देखा, इसी प्रकार से जो गढ़वाल का इलाका था वहां पर कौन शासन कर रहे थे, पंवार शासक शासन कर रहे थे। तो आप लोग उससे आगे को देखना कि गढ़वाल का पंवार शासन, यानी पंवार राजाओं का शासन कहां था बच्चों, गढ़वाल में, ठीक है। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे 52 गढ़ थे और का शासन था। सैन्य शक्ति के अभाव व सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ किले बनवाए थे। इनमें सबसे शक्तिशाली चांदपुरगढ़ का राजा भानु प्रताप था, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद होना चाहिए कि गढ़वाल में कितने गढ़ थे, पहले 52 गढ़। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि इन 52 गढ़ों को एक करने वाला जो शासक था वो था अजय पाल, ठीक है। 1515 के आसपास 52 गढ़ों को एक कर दिया था इसने, ठीक है, एक करने वाला, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और दूसरा सबसे प्रसिद्ध जो गढ़ था चांदपुरगढ़, यहाँ का शासक कौन था, चांदपुरगढ़ पे किसका शासन था, भानु प्रताप का। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध जो गढ़, सबसे फेमस जो गढ़ था चांदपुरगढ़ था, यहाँ भानु प्रताप शासन करता था। 857 ईस्वी में धार गुजरात का शासक कनकपाल तीर्थाटन पर आया। भानु प्रताप ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ चमोली में पंवार वंश की नींव पड़ी। 888 ईस्वी से अगस्त 1949 तक पंवार वंश के कुल 60 राजाओं ने शासन किया। यानी ओवरऑल गढ़वाल का पंवार राजवंश किसके द्वारा बनाया गया था, कनकपाल ने क्या की थी, पंवार वंश की स्थापना। दूसरा पॉइंट कब की थी, 888 ईस्वी में। और ये कहां से आया था, गुजरात के धार से, गुजरात से आया हुआ था, ठीक है। और इस भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, कनकपाल से किया था। तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि स्थापना किसने की, कनकपाल ने। कब की, 888। और यहाँ से 1949 जब टिहरी का भारत में विलय हुआ, यहाँ तक इन्होंने शासन किया। लगभग 60 राजाओं ने इनकी क्या कहता है, शासन किया था। और जो चांदपुरगढ़ है वो कहाँ पर स्थित है, चमोली में। ये पॉइंट इस प्रकार से ही ध्यान रखना, कोई आपको पूरी कहानी थोड़ा पढ़नी है, आपको तो सिर्फ फैक्ट पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, ये किसने स्थापना की, कब तक की, कितने राजाओं ने शासन किया, कहां से आया था, इसी पॉइंट प्रकार देखते हैं इसको, ठीक है। इस वंश के प्रारंभिक शासक कार्तिकीपुर राजाओं के सामंत रहे, लेकिन 10वीं से 11वीं सदी के आसपास में ये स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। यानी कार्तिकीपुर राजा, क्योंकि देखो कार्तिकीपुर की मुद्राएं भी या कई चीजें इधर उधर से मिली हैं, कहीं ना कहीं इसके सामंत, यानी ये कार्तिकीपुर के अंडर काम करते थे, बाद में स्वतंत्र हो गए। वो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रारंभिक शासन किसके अंडर थे, किसके सामंत थे, कार्तिकीपुर के, कार्तिकीपुर या कत्यूरी, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजाओं के क्या थे, सामंत थे, थोड़ा ये ध्यान रखना। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल ने अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्यों में बदलने के लिए समस्त गढ़पतियों को जीत लिया और गढ़ भूमि का एकीकरण किया। उसने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ को पहले देवलगढ़, फिर 1517 में श्रीनगर में स्थापित किया। इसी ने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था। यानी मैंने अभी आपको कहा ना, अजयपाल ने क्या किया था, 52 गढ़ों को एक किया, यही पॉइंट है। और कब किया था, 1515 में, 1515 में, ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो अजयपाल था उसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़, उसके बाद इसने श्रीनगर थी। तो किस शासक ने अपनी प्रारंभिक राजधानी, इस प्रकार से लिखना, किस पंवार शासक ने अपनी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ तथा बाद में श्रीनगर में स्थापित की थी, वो कौन था, अपने आप में अजयपाल था, ठीक है। यानी इसने क्या किया था, प्रारंभिक राजधानी को देवलगढ़, उसके बाद अपना शासन जो किया था वो कहाँ स्थापित कर दिया था, श्रीनगर किया था। ये पॉइंट ऐसे देखना है, ठीक है। लोग कहते हैं कि परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि से नवाजा था। सर्वप्रथम बलभद्र शाह नामक परमार शासक ने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ा और इसी से यह परंपरा रूप शुरू हुई थी। अब किसने दी, ये नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं, कोई प्रूफ नहीं है, तो एग्जाम भी नहीं पूछेगा। पहला शासक जिसने अपने नाम के पीछे क्या लगाया था, शाह उपाधि जोड़ी थी, बलभद्र शाह, ठीक है। तो पहला पंवार शासक जिसने अपने नाम के आगे बलभद्र शाह, तो शाह शब्द जोड़ने वाला पहला शासक कौन था, बलभद्र शाह था। इसको ऐसे याद रखना, किसने दी, क्या दी, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे आपने देखना है। गढ़वाल राज्य में हिमाचल प्रदेश के ध्योग, मथन, रवाई, गढ़, डोडारकुआ व रामीगढ़ तक के क्षेत्र सम्मिलित थे, वो सब छोड़ दीजिए, इतना नहीं आता है। 1635 में मुगल शहजादा सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला बोल दिया। उस समय अवयस्क पृथ्वी शाह सहित गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती, अभी बताया था ना मैंने आपको, महारानी कर्णावती ने किसकी संरक्षिका के रूप में शासन किया था, पृथ्वीपति शाह
की संरक्षिका, वही पॉइंट आया। और गढ़वाल पे उसमें किसका आक्रमण हुआ, शाहजहां का, और उसका सेनापति था नवाजत खां। तो पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल में जब कर्णावती के समय, गढ़वाल में जब पृथ्वीपति शाह शासन कर रहा था, तो शाहजहां का जब अटैक हुआ था मुगल शासन का, तो वो किसका, उसका सेनापति कौन था, नवाजत खां। तो इस पूरे पॉइंट को आपने क्या याद रखना है, देखो एक तो याद रखना कि गढ़वाल पे जो मुगल शासक था शाहजहां, इसने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। और इसका जो सेनापति था, इसका नाम याद रखना है, सेनापति नवाजत खां, नवाजत खां। और आपको ऐसे पता करना है, देखो गढ़वाल पे जब पृथ्वीपति शाह शासन कर रहा था, पृथ्वी शाह लिख देता हूँ या पृथ्वीपति। अब आपकी किताब में, इस वाली किताब में कई किसी ने कमेंट भी लिखा था, सर पृथ्वी शाह है, पृथ्वीपति शाह है। इतना मत उलझिए, नॉर्मली क्वेश्चन आपसे वैसे ही पूछने वाला है, पृथ्वीपति शाह ही कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखोगे, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह। यानी आपको क्या क्वेश्चन याद रखना है, गढ़वाल में जब पृथ्वीपति शाह शासन कर रहा था तो किस मुगल शहजादे के समय आक्रमण हुआ था, शाहजहां, ठीक है। और इसकी संरक्षिका कौन थी, कर्णावती, क्योंकि ये अवयस्क था, तो बच्चा था, तो ये शासन कर रही थी कर्णावती। और इसका जो सेनापति था कौन था, शाहजहां का नवाजत खां। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीपति शाह के समय किसका आक्रमण हुआ, शाहजहां। शाहजहां का सेनापति जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया, नवाजत खां। किसके समय आक्रमण हुआ, पृथ्वीपति शाह। और उसकी संरक्षिका कौन थी, कर्णावती थी। इस पॉइंट को इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आक्रमण कब हुआ है बच्चों, 1635 ईस्वी में, 1635 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखिए महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता और सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दी। इसी घटना के कारण उनको नाक काटने वाली रानी कहते हैं। आप जानते हैं कुमाऊं गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी किसको कहा जाता है, कर्णावती को। इसके बाद देखिए परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया। इस बात से औरंगजेब नाराज हुआ। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि किस मुगल शहजादे ने गढ़वाल में शरण ली थी, उसका नाम है सुलेमान शिकोह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट। किस पवार शासक, किस मुगल शासक ने गढ़वाल में शरण ली थी, सुलेमान शिकोह ने। किस मुगल शासक ने गढ़वाल में शरण ली थी, गढ़वाल शरण, ये है अपने आप में सुलेमान शिकोह। और सुलेमान शिकोह किसका पुत्र था, इसका पिता जो था अपने आप में, उनका नाम था क्या, सुलेमान दारा शिकोह। हुआ क्या था, जब औरंगजेब और उसका भाई दारा शिकोह, इन लोगों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, यानी गद्दी पे अब कौन बैठेगा कि इनके युद्ध हुआ था। तो औरंगजेब ने इनको पराजित किया था। तो इसका बेटा भागते हुए कहाँ गया था, गढ़वाल में। गढ़वाल में भागते हुए आया। तो गढ़वाल में जब ये सुलेमान शिकोह आया तो इसको किसने शरण दी थी, पृथ्वीपति शाह ने। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, गढ़वाल में इसको शरण देने वाला शासक कौन था। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गढ़वाल में सुलेमान शिकोह यानी मुगल शहजादे को शरण देने वाला कौन था, पृथ्वीपति शाह। और जो गढ़वाल में शरण ली थी वो सुलेमान शिकोह ने ली थी, ये ध्यान रखना। और ये किससे औरंगजेब नाराज हो गया, क्योंकि इनका आपस में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, ठीक है। ऐसे देखना, गढ़वाल के दुरूह भौगोलिक स्थितियों के कारण नई आक्रमण के बावजूद कभी मुगल साम्राज्य अधीन नहीं लाया सका, छोड़ दीजिए। गढ़वाल नरेश मानशाह और महपति शाह ने अपने अपने समय तिब्बती हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया। इन हमलों में परमार लड़ाकू माधो सिंह और लोधी रिखोला ने अपूर्व वीरता का परिचय दिया, ठीक है। ये आपको पता ही है, तिब्बत विजय किन किन लोगों ने की थी, मानशाह और महपति शाह। मानशाह प्लस महपति शाह, महपति शाह, इन लोगों ने क्या की थी, तिब्बत अभियान किया था और तिब्बत अभियान को जीता था, ठीक है। तिब्बत विजय एक हिसाब से आप लोग कह सकते हैं इसको, इन लोगों ने किया था। और इन्हीं के सेनापति थे माधो सिंह और लोधी रिखोला। इनकी अपनी वीरता का इन्होंने परिचय दिया, आप लोग जानते हैं इनके बारे में। 1790 में कुमाऊं में चंदू को पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार करने के बाद गोरखों ने 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था, ठीक है। गोरखा गढ़वाल पर कब आक्रमण किया था, 1791। ध्यान से सुनना, गोरखाओं का गढ़वाल पर आक्रमण, पहला आक्रमण 1791, और गढ़वाल पर गोरखाओं की शासन स्थापित हुआ था 1804 में। ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, ठीक है। यानी गढ़वाल में गोरखों का शासन स्थापित हुआ था 1791 में, और गढ़वाल पर गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1804। ये तो शासन शुरू हुआ था यहाँ से, यानी यहाँ पर कब्जा कर लिया था। और ये पहला आक्रमण था 1791 में, किसका, पहला आक्रमण गोरखों का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, गोरखों का पहला आक्रमण गढ़वाल पे 1791, कुमाऊं पर 1790। गढ़वाल में शासन स्थापित कब से हुआ था, 1804 पे गढ़वाल गोरखों का, ठीक है। 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थान पर पराजित हुए। गढ़वाल के राजा ने राज्य में पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखों को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये, यानी ये लंगूरगढ़ की संधि हुई थी, ये ध्यान रखना। लंगूरगढ़ पे जो आक्रमण हुआ था, लंगूरगढ़,
ये कब का है? 1791 के आसपास का, ठीक है। तो गोरखाओं ने ये, अंग्रेजों ने इसको, मतलब ये पंवार शासकों ने इनको पराजित कर दिया था। 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने भयंकर आपदा भूकंप से ग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर उसे काफी भाग पर कब्जा कर लिया था। आपको मैंने बताया था गढ़वाल पे जो भयानक भूकंप आया था उसके बारे में सारी डिटेल मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है। गोरखाओं के उसके बाद देखो खुड़बुड़ा का युद्ध आता है पेपर में, गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1804 में, जिसमें इनका प्रद्युमन शाह क्या हो गया था? पराजित हो गया था, उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना है कि जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था कब हुआ था, और खुड़बुड़ा युद्ध के बाद ही गोरखों ने गढ़वाल पे क्या किया था? खुड़बुड़ा युद्ध कब हुआ था ये ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1804 किसके बीच हुआ था? प्रद्युम्न शाह यानी पंवार शासक प्लस गोरखा, ठीक है। कौन विजयी हुए थे? गोरखा। और इसी गोरखा के विजय के बाद गढ़वाल पर इनका शासन स्थापित हो गया था। गढ़वाल पर शासन स्थापित किसका? गोरखों का, ठीक है, शासन स्थापित हो गया था। ये ध्यान रखना है आपको। प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच हुआ था पंवार शासक गोरखा। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था और किस युद्ध के बाद गोरखाओं ने गढ़वाल पर मतलब शासन स्थापित किया गया? तो अपने आप में खुड़बुड़ा का युद्ध, ठीक है, अक्टूबर 1814 में। और उसमें गोरखों ने बंदी कर काठमांडू भेज दिया, जबकि दूसरा पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी। युद्धोपरांत 1815 में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। अब ये पूरा क्वेश्चन देखना क्या क्या है आपको। गढ़वाल पर गोरखों का शासन कब समाप्त हुआ? 1815। कौन सी संधि हुई थी? सिंगौली की संधि, ठीक है। और सिंगौली की जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1815 में, 16 से लागू हुई थी, ठीक है। 1816 में ये क्या हुई थी? लागू हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी सिंगौली की संधि? गोरखा यानी नेपाल प्लस अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है। ये सिंगौली की संधि मैंने आपको पढ़ाया था, इनके बीच हुई थी। इसके बाद देखिए ऐसा कहा जाता है कि वायदा के मुताबिक, ये सब छोड़ दीजिए जो कहानी है, इतने लाख रुपए ये कुछ नहीं आता है, ठीक है। सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की। उनके वंशज 1 अगस्त 1949 तक टिहरी गढ़वाल पर राज करते रहे। भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश के एक जनपद के रूप में हो गया। तो ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि टिहरी पे सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी कब बनाया था? 28 दिसंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 28 दिसंबर 1815, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। ये 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी बनाया था, ठीक है। सुदर्शन शाह, ये कहानी पढ़ लेना, ऊपर क्या लिखा है। और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर आपको समझ नहीं आता आप हिस्ट्री की किताब वो देख लेना जो वीडियो पढ़ा रखे हैं। सुदर्शन शाह ने टिहरी की राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी अपने आप में टिहरी को राजधानी बनाया था, इतने में बनाया था। और 1 अगस्त 1949 तक ये लोग यहाँ शासन करते रहे। पंवार राजाओं के काल में मानोदय काव्य, गणराजवंश काव्य, सुदर्शनोदय आदि अनेक काव्य रचे गए। इनमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय की काव्य मानोदय है। इसकी रचना भरत कवि ने की थी। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की रचना सभासार कई खंडों में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार कि जो मानोदय काव्य है किसके द्वारा लिखी गई है? भरत कवि के द्वारा। ये बहुत बार मैंने आपको बताया है, ठीक है। मानोदय काव्य की रचना किसने की है? भरत कवि। और किसके समय की थी? मानशाह के समय। मानशाह एक ये। दूसरा, सुदर्शन शाह अपनी कविताएं किस नाम से किस लिखता था? सभासार। ये क्वेश्चन भी देख लेना, सभासार किसकी है? सुदर्शन शाह, ठीक है। सूरत नाम से कविताएं करता था ये सुदर्शन शाह की है ये सभासार। और ये कौन सूरत नाम से कविताएं लिखता था? सूरत नाम से सुदर्शन शाह। ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना है, ठीक है। सुदर्शन शाह को क्या करता था? सूरत नाम से अपनी कविताएं लिखता था। प्रद्युमन शाह के बाद गढ़वाल के नरेश दिए हैं। देखो अब आपको इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बॉक्स में फैक्ट दिए, देख लेना। सुदर्शन शाह ने गढ़वाल का विभाजन होने के बाद श्रीनगर से टिहरी राजधानी कब स्थानांतरित की? 28 दिसंबर 1815 को, ये मैंने बता दिया। भवानी शाह का शासन पीरियड दिया है, छोड़ दीजिए, वो क्रम याद रखना, आपसे रिक्वेस्ट है। टिहरी अब अलग हो चुका है, अब अंग्रेज एक भाग में शासन कर रहे हैं, बाकी भाग में टिहरी रियासत शासन कर रही है। तो टिहरी रियासत के शासकों का क्रम याद रखना। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, इतना आप लोग याद रख देना। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह।
कौन कौन से? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह, उसके बाद नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, ठीक है, प्रताप शाह भी है बीच में। इसका एक क्रम याद रखना, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? प्रताप शाह ने। ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपसे। और दूसरा, किसने, अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसको दी थी? कीर्ति शाह को, ये देख लेना। प्रजामंडल की मांग को लेकर आंदोलन किसके समय हुआ था? नरेंद्र शाह के समय। और टिहरी का भारत में मिलई किसके समय हुआ था? 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र शाह के समय। इतने क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो जिसको समझ नहीं आ पा रहा परीक्षा आने से, जिसको थोड़ा डिटेल पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, वो आप लोग उत्तराखंड इतिहास की जो मैंने वीडियोस कराई हैं वो आप लोग तैयार कर लेना। हमारा मध्यकाल भी परीक्षावाणी का कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा नए टॉपिक बनाने में 2-3 दिन डिले हो सकता है, लेकिन जैसे ही कंप्लीटली फिट हो जाऊंगा, सही फील करने लग जाऊंगा, तभी टॉपिक बना पाऊंगा, तभी टेलीग्राम पे भी एक्टिव रह पाऊंगा। अपना आप लोग भी ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस को फॉलो कीजिए, मास्क बनाइए, अनावश्यक भीड़ पे मत जाना, क्योंकि थोड़ा सा जो संक्रमण वगैरह वो कुछ ज्यादा ही फैल रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। थैंक यू।